नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम CGPSC प्रीलिम्स 2021 के सवालों को हल करेंगे। ये हमारा वीडियो डिटेल्ड सॉल्यूशन और एनालिसिस के बारे में होगा, जिसमें हम हर सवाल को डिटेल में अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि इसका कौन सा उत्तर हो सकता है और कौन सा उत्तर नहीं है। दूसरी चीज़ हम ये भी देखेंगे कि किसी भी सवाल को हल करने का अप्रोच कैसा होना चाहिए। ये प्रीलिम्स मैंने भी दिलाया था, बाकी लोगों से भी बात की, तो एक जो समझ में आता है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं उसी सवाल में, और किस कारण कोई भी सवाल गलत होता है और किस कारण कोई भी सवाल सही होता है, वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अगली चीज हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई भी सवाल आया है, जैसे G20 से सवाल आया है, तो अभी जो हमारा 2023 में का प्रीलिम्स है, जो 2024 में होगा, उसमें कौन से सवाल आ सकते हैं, हम ये भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वही बात कि हम आपकी बात क्यों सुने, तो मेरा नाम राजन तिवारी है। CGPSC में मेरी ये रैंक है। इसके अलावा मैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। वही चीज की पहली चीज तो हमको ये पता चलेगा कि सवालों के अंतिम उत्तर क्या है, जो PSC ने अपने अमेंडमेंट की जो आंसर की है, अमेंडेड आंसर की, उसमें लिए हैं। दूसरी चीज की सही उत्तर के लिए हम लॉजिकल गेस कैसे करें और सवालों को एलिमिनेट कैसे करें। मैंने वही चीज आपको बताई थी, फिर से बता देता हूं पिछले वीडियो में, कि अगर आपको 10 सवाल आते हैं, आपकी किस्मत इतनी बुरी है कि आपके 3 सवाल सही होते हैं और 7 सवाल गलत होते हैं। 10 सवाल में आप तुक्का मारते हैं, 3 सही होते हैं, 7 गलत होते हैं। 3 सही होते हैं मतलब 3 तिया 9 नंबर। अगर 1/3 निगेटिव है तो हम मानते हैं कि सही क्वेश्चन का 3 नंबर मिलता है और गलत सवाल का 1 नंबर कटता है। तो 9 नंबर आपको मिलेंगे, 7 गलत के 7 कटेंगे। 9 - 7 बचपन में पढ़े होगे आप, पहली दूसरी में 2, मतलब आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप 10 सवाल तुक्का मारते हैं, उसमें से 7 भी गलत होते हैं और दूसरा व्यक्ति जो 10 सवाल छोड़ देता है, तो आप उससे 2 नंबर आगे होंगे। और 2 नंबर का महत्व उससे पूछिए जिसका 2 नंबर से PSC प्री रुका है। इसके अलावा कौन से प्रश्न अभी अगले 2023 के प्री में आ सकते हैं, और सवालों का हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आप बने रहिए तो आप समझ जाएंगे कैसे करेंगे। PYQ का महत्व क्या है, तो मेन चीज ये है कि सवाल कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, और किस चीज को कितना कैसे पढ़ना है। देखिए, हर कोई आपको बोलता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, हम लोग को भी हर कोई बोलता था और कर नहीं पाते थे। मतलब सुनते सबकी थी, लेकिन समय नहीं मिलता, समय मन भी नहीं करता। इसीलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम लोग ये वीडियो के माध्यम से हल करें। पहला सवाल हमारा ये है कि 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है 1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। ये सवाल, मतलब ये कथन बिल्कुल सही है कि 1907 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, जिसमें कांग्रेस, ये अधिवेशन जो था आपका सूरत अधिवेशन था, और इसमें कांग्रेस 2 भाग में टूट गई थी, नरम दल और गरम दल। इसे कांग्रेस का विभाजन बोलते हैं और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। दूसरी चीज वही चीज, इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई। कथन 3 है कि 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट, चरमपंथी और नरमपंथी, का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता SP सिन्हा ने की थी। देखिए, यहां तक ना बिल्कुल सही है। पहली जो लाइन है ना बिल्कुल सही है, दूसरी लाइन में PSC फंसाया है। और किसी को भी ना थोड़ा भी धैर्य नहीं है तो पहली लाइन पढ़ेगा, बोलेगा ये भी सही है, दूसरी लाइन में फंसाया। और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1916 का जो अधिवेशन था, जिसको लखनऊ अधिवेशन बोलते हैं, यहाँ 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई थी। पहली चीज, नरम दल और गरम दल एक साथ आए थे, और दूसरी चीज, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे। कांग्रेस ने मुस्लिमों को जो पृथक निर्वाचन मिला था उसको स्वीकार कर लिया था और वो साथ आ गए थे। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? कथन 1 और 2 सही है, किंतु कथन 3 गलत है, अर्थात आंसर C। अगले सवाल में हम आते हैं। सवाल यह है कि निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन 1 है, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया। ये
सेंटेंस आपका गलत है। अखिल भारतीय, देखिए पहला प्रयास 1871 में हुआ, लेकिन अखिल भारतीय जनगणना जो है वो 1881 में हुई थी। कथन 2 है कि सन 1881 में 10 की जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई थी। ये बिल्कुल सही है। और कथन 3 है कि 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी का 10% से बढ़कर 18% हो गई। ये बात गलत है। तो आपका उत्तर होगा केवल कथन 2 सही है। जनगणना के बारे में कुछ अगर फैक्ट जान लें, क्योंकि ये सवाल सीधा सीधा रिपीट नहीं होगा। पहली चीज तो ये कि 2021 की जनगणना में पहली बार, अभी तक आपसे पूछा जाता था कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, अब आपको तीसरा ऑप्शन भी मिल रहा है कि आप ट्रांसजेंडर हैं कि नहीं, आप तृतीय लिंग के हैं कि नहीं। पहली विशेषता ये है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ सेंसस 1800 में चालू हुई, जब ब्रिटेन ने पहली अपनी जनगणना कराई। मतलब कि ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि पहली जनगणना कहाँ हुई, 1800 में हुई, ब्रिटेन में हुई। दूसरा है कि इलाहाबाद में भारत में पहली जनगणना 1824 में होती है और बनारस में 27-28 में होती है। करने वाले होते हैं जेम्स प्रिंसेप। मतलब इलाहाबाद में 1824, बनारस में 1827। उसके बाद क्या है कि किसी भी शहर की पहली कंप्लीट सेंसस 1830 में होती है। करने वाले होते हैं हेनली वार्टल। ये होती है ढाका में। ढाका आप सुने होंगे, एक शहर है, वहाँ ये जनगणना होती है। और वहीं सेकंड जनगणना होती है 1836-37 में सेंट जॉर्ज। मतलब ये बेसिक सवाल है, बहुत आपको ऐसा याद रहे ना रहे दिक्कत नहीं है, लेकिन पता रहना चाहिए। इसके अलावा 1849 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर द लोकल गवर्नमेंट टू कंडक्ट क्विनक्वेनियल रिटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब हर 5 साल में आपको पॉपुलेशन के बारे में बताना है। फिर है कि पहली नॉन सिंक्रोनस सेंसस होती है 1872 में। करने वाले होते हैं लॉर्ड मेयो। मतलब नॉन सिंक्रोनस होती है। और पहली सिंक्रोनस मतलब पूरा सिंक करके पूरे भारत में अच्छे से होती है 1881 में बाई WC प्लाउडेन। ये कौन थे? अपने सेंसस कमिश्नर। और इस तारीख के बाद 1881 के बाद लगातार जनगणना हर 10 साल में होती है। अभी बस नहीं हो पाई, 2021 में होना था। क्यों नहीं हो पाई सबको पता है, क्योंकि कोविड आ गया। तो इसीलिए ये जो सवाल है वो गलत है। पहले तो ये ईयर ही गलत है, 1872 हुआ था वो। दूसरा मतलब वही है कि ऐसे आप 81 मान सकते हो। थोड़ा सा और, क्योंकि जनगणना का ये साल है, जनगणना करने की नोडल मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, और ऑफिस करता ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। और 1951 तक ये जो जनगणना है उसके लिए सेंसस ऑर्गेनाइजेशन एडहॉक पे सेट होता था। एडहॉक मतलब होता है कि बना और उसके बाद खत्म हो गया। उसके बाद जब हम भारत आज़ाद हुआ तो हम लोग एक एक्ट लेके आए जिसको बोलते हैं जनगणना अधिनियम 1948। इस एक्ट को सरदार वल्लभ भाई जो पटेल, जो उस समय के गृह मंत्री थे, उन्होंने लाया था। और एक चीज और पूछ सकते हैं आपसे कि जनगणना केंद्र सूची का विषय है राज्य का कि संवर्ती? तो जनगणना केंद्र सूची का विषय है 7वीं अनुसूची के तहत। अगला सवाल जो हमारा है तीसरा, कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। देखिए 2022 का भी हमने जब सवाल किया था तो मैं बताया था ये बहुत जरूरी चीज है। इससे एक सवाल आया था उसमें भी, देखिए फिर सवाल आ गया। कथन 1 है कि जस्टिस फजल अली, KM पर्णिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। बिल्कुल सही है। जस्टिस फजल अली इसके अध्यक्ष थे और ये दोनों सदस्य थे। मैंने इसका डिस्कशन पहले कर चुका हूँ। मैंने बताया था कि ये अलग अलग आयोग बने हैं। फिर वही चीज़ बताऊंगा तो आप लोग फिर गुस्सा आ जाओगे। आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। ये बिल्कुल गलत बात है। बंबई का विभाजन 1960 में होता है, पंजाब का विभाजन 1966 में होता है। मतलब आपको थोड़ा भी ईयर भी याद है ना, आपको पता है कि ये आयोग तो पहले बन गया था। और इसी के बाद
संसद में के पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा। ये बिल्कुल सही, हम लोग पिछले भी में भी पढ़े थे। तो अगर आपको उत्तर पूछेगा तो उत्तर है आपका डी, 1 और 3। देखो ये पूछ सकता है, मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से 14 राज्य थे, कौन से 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि जब भारत आजाद हुआ ना, तो उस समय भारत में 4 प्रकार के राज्य थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इनमें कौन कौन से थे आप ये देख लीजिए। पार्ट ए में थे आपके जो ब्रिटिश प्रोविंस थे पहले, अलग अलग प्रोविंस, जैसे सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, ऐसे 9 स्टेट थे। पार्ट बी में क्या थे, फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स, जो कि प्रिंसली स्टेट्स है, जैसे जिनको हम लोग अपने कब्जे में किए ना, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, पटियाला, इन लोग थे। पार्ट सी में थे फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोविंसेस, जिनके एडमिनिस्ट्रेटर चीफ कमिश्नर थे। इसमें 10 स्टेट थे जो मतलब अंग्रेजों के जो प्रिंसली स्टेट थे ना, अंग्रेज के थोड़ा बहुत कंट्रोल में थे। अजमेर, कुर्ग, कूच बिहार, छोटे छोटे राज्य थे। ये 10 राज्य थे पार्ट सी में। मतलब यहाँ जो पार्ट बी में अंतर यह है कि पार्ट बी के राजा जो थे ना, उनको राज प्रमुख बोले, इन्हीं को बोल दिए कि तुम ही देखो जो वहाँ के राजा थे। यहाँ अंग्रेज लोग ना चीफ कमिश्नर नियुक्त किए। और पार्ट डी यूनियन टेरिटरी था और इसमें केवल एक ही था, नाम था अंडमान और निकोबार। चौथा सवाल है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में कौन से कथन सही है। मतलब वाई वी चंद्रचूड़ के संबंध में कौन से कथन सही है। कथन 1 है कि भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, बिल्कुल सही बात है। वे अब तक सबसे लंबी अवधि में तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और इनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आपको तीनों कथन सही है। अगर बेसिक भी आप पढ़ोगे ना न्यायाधीशों के बारे में, तो आपको ये पता चल जाएगा। कुमार सरकार वो ऐसे चीफ जस्टिस थे जो 100 साल तक जिए। मतलब अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जीने वाले कौन से चीफ जस्टिस थे, तो वो है अमल कुमार सरकार। दूसरे एक चीफ जस्टिस है जिनका नाम है कमल नारायण सिंह, वो 22वें चीफ जस्टिस थे और केवल 17 दिन के लिए वो हमारे चीफ जस्टिस बने थे। तो ये भी एक सवाल आ सकता है। अगला एक सवाल है कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो हमारे 16वें चीफ जस्टिस थे, वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस हैं। 7 साल तक, 7 साल से भी अधिक, मतलब 1978 से लेकर 1985 तक। अब आपको पता है कि 78 में नीलम संजीव रेड्डी थे, तो आप ये वाला स्टेटमेंट को सही कर लेंगे। तो ये आपको पता रहना चाहिए ईयर कौन सा है और उस समय कौन चीफ जस्टिस, उस समय कौन राष्ट्रपति थे। इसके अलावा जगदीश सिंह खेहर 44वें चीफ जस्टिस जो थे, वो पहले चीफ जस्टिस थे जो सिख कम्युनिटी से थे। एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि आज तक कोई चीफ जस्टिस सिख कम्युनिटी से नहीं बना, तो गलत हो जाएगा। फिर सैम पिरोज भरूचा 30वें चीफ जस्टिस थे जो पारसी कम्युनिटी से थे, सैम पिरोज भरूचा। और हरीलाल जेके सुंडास कानिया, मतलब H.J. कानिया पढ़ते हैं हम लोग जनरली, द शॉर्टेस्ट लिव्ड चीफ जस्टिस, जो 61 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। और यही पहले भारत के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश। अगर आपसे ये भी सवाल पूछता है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया। अगला सवाल, सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अभी हम लोग देखे कमल नारायण सिंह। तो ये जो बेसिक फैक्ट है ना, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि 44वें संविधान संशोधन के बारे में क्या सही नहीं है। देखो नहीं पूछा है ना, तो पहला है कि यह संशोधन जनता सरकार द्वारा लाया गया था। 44वां संविधान संशोधन जनता सरकार द्वारा लाया गया था 1978 में। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान बोलते हैं, इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था, उस समय की प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और उसमें बहुत सारे संविधान में परिवर्तन किए गए थे, जिसको चेंज किया गया था 44वें संविधान संशोधन में।
तीसरा है कि इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। ये भी सही बात है कि ये कहा गया कि राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के अनुसार कार्य करना है। चौथी चीज है कि इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है। देखो यही यहीं पे पकड़ता है ना। आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति एक बार भेज सकता है। मंत्रिमंडल बोला कि भैया ऐसा करना है, राष्ट्रपति बोला फिर सोच लो यार, वो बोले नहीं नहीं भैया यही करना है, तो अब राष्ट्रपति दोबारा नहीं बोल सकता, राष्ट्रपति को अब मानना पड़ेगा। तो ये आपका गलत है। अगला है कि यदि, सातवां सवाल जो है आपका, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। सवाल समझ रहे हैं आप कि राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा, तो क्या चीज सही है। पहला है कि इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे, गलत बात है भाई। अब कोई राष्ट्रपति है तो आगे कैसे सभापति बने रहेगा, लॉजिकल चीज है। दूसरा है कि इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। अब आप जाके राष्ट्रपति का काम करोगे तो वेतन भी उसी का मांगोगे ना। तीसरा है कि यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे, ये भी सही बात है। मतलब भारत में एक चैन बनी है कि सबसे पहले राष्ट्रपति हैं, वो नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति बनेंगे। इसके अलावा एक चीज जो आपको पता रहना चाहिए, जो हम लोग ने अमेंडमेंट की बात की थी पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था ये चीज आपको, कि भारत के जो मेजर अमेंडमेंट है, जो मेन अमेंडमेंट है, एक तो पहला संविधान संशोधन जिसके द्वारा नेहरू जी ने 9वीं अनुसूची को जोड़ा था और बोला था कि हर चीज जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगी। पहले क्या था कि हर चीज का न्यायाधीश बोलते थे हम देखेंगे आप सही कर रहे हैं कि नहीं, तो 9वीं अनुसूची ला दिए, बोले हम इसमें जो डाल देंगे उसका आप रिव्यू नहीं कर सकते। फिर एक संशोधन आया जिसको बोलते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 में। यह भी अभी हम लोग पढ़े कि इससे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। सबसे पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था और वो जो कमेटी बनी थी उसको बोलते हैं फजल अली कमेटी। अगला जो संविधान संशोधन आया उसको बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान भी बोलते हैं, 1976 में। इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन आया 1985 में। इसमें क्या है कि दल बदल को रोक करने का प्रावधान किया गया। इससे पहले 44वां संविधान संशोधन जो पढ़ चुके हैं, इसमें मेन चीज क्या था कि 42वें संविधान संशोधन में जो दोष थे उनको ठीक किया गया और राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार था उसको बदल के कानूनी अधिकार कर दिया गया। आप पीएससी दिलाने वाले हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि ऑप्शन में कानूनी अधिकार भी आ सकता है और संवैधानिक अधिकार भी आ सकता है, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आपको करना है। कि पूछ सकता है कि अभी संपत्ति का अधिकार क्या है, तो अभी वो संविधान में है इसलिए संवैधानिक अधिकार है और कानून से मिलता है इसलिए कानूनी अधिकार है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया जिसमें वोटिंग एज 21 से घटा के 18 की गई। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया जिसमें आपका पंचायती राज, गांव में पंचायत 73वें में और शहरों में 74वें से। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया जो बहुत फेमस है, जीएसटी। और 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया जिसमें 10% आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जाता है। हाँ, ये सवाल आप बनाए इसके पहले बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि संविधान में क्या है। संयुक्त बैठक का प्रावधान है आर्टिकल 108 में। संयुक्त बैठक कब होगी, जैसे मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा कोई बिल पास करती है और वो जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा या तो उसमें ऐसा कोई संशोधन ले आती है जो लोकसभा को मंजूर नहीं है, या तो राज्यसभा उसको रख के बैठ जाती है और दोनों सदन किसी भी चीज में असहमत हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डेडलॉक।
अब भाई डेडलॉक हो क्या मतलब, ये जो बोल रहे हैं वो नहीं मान रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो ये नहीं मान रहे हैं, तो होती संयुक्त बैठक, जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। ये दो चीज में नहीं होती, संविधान संशोधन में नहीं होती, इसीलिए जीएसटी पास नहीं कर पा रहे थे सरकार जब तक राज्यसभा में बहुमत नहीं था, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए आपको पूर्ण बहुमत चाहिए। और दूसरा, धन विधेयक में नहीं होती, क्योंकि लोकसभा से राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का टाइम होता है, 2 हफ्ते का, कि आप पास करो, नहीं तो हम पास मान लेंगे। दूसरी चीज कोरम है, तो इसका कोरम 1/10 होता है, मतलब 100 में से 10 लोग को आना चाहिए। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। वो भी नहीं है तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और इसका जो संचालन है, जो नियम है, वो रूल ऑफ लोकसभा के हिसाब से हो गया, मतलब लोकसभा के जो कानून है उसके आधार पे संयुक्त बैठक होगी। अब ये सवाल देखिए आप, विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक में संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही है? पहला, संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ये गलत हो गया ना, संविधान संशोधन हम लोग पढ़े हैं कि उसके लिए मान्य नहीं है। किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता नहीं कर सकता, ये भी गलत हो गया। हम लोग देखें कि पहले लोकसभा अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा का उपसभापति। संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 गणपूर्ति कोरम होना चाहिए, ये भी गलत, 1/10 होना चाहिए। तो कौन क्या पूछ रहा है इसमें कि कौन सा सही है? कोई सही नहीं है भाई, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? एसटी के लिए किस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें आरक्षित हैं? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अब देख लीजिए, पहले एसटी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में 6 सीटें आरक्षित है। कभी कभी ना आजकल पीएससी क्या है कि वो भी करने लगता है मजाक मजाक में कि क्रम में जमा दो भैया। तो सबसे ज़्यादा एमपी है एसटी के लिए, दूसरे नंबर में झारखंड और उड़ीसा है, तीसरे नंबर में हमारा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है। एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि आपके राज्य में कितनी आरक्षित हैं, तो 4 सीटें हैं। अब एसटी पूछ सका है तो एससी पूछ सकता है, तो एससी के लिए यूपी में सबसे ज़्यादा है 17, दूसरे नंबर में बंगाल 10, तीसरे में आंध्र और तमिलनाडु 7। अगला नहीं, ये भी पूछ सकता है, ये जो ऊपर डाटा है ना कि टोटल एससी के लिए सीट आरक्षित है 84 और एसटी के लिए सीट आरक्षित है 47 एसटी के लिए, 84 एससी के लिए। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? ये अलग अलग समिति हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति आती है, शहरी विकास संबंधी समिति भी आती है, श्रम संबंधी समिति भी आती है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति नहीं आती। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक जानना है तो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, एक तो स्टैंडिंग होती है और एक एडहॉक होती है। एडहॉक का मतलब वही होता है, शिक्षक भी जो एडहॉक होते हैं ना, मतलब आपका काम है तो आप हो, उसके बाद आपको हटा देंगे 6 महीने बाद। कमेटी भी कोई ज़रूरत है तो बना लिया, उसके बाद उसको हटा दिया। स्टैंडिंग में 2 होती हैं, एक फाइनेंशियल है और एक डिपार्टमेंटल रिलेटेड है। फाइनेंशियल में 3 होती हैं, एक है एस्टीमेट कमेटी, एक है पब्लिक अकाउंट कमेटी और तीसरी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये तीनों कमेटी हैं, तीनों का अलग अलग कंपोजिशन है। पढ़ाने लगेंगे तो टाइम हो जाएगा, पढ़ा दूंगा मैं अच्छे से। दूसरा है डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी, ये हर विभाग की होती है कि डिफेंस की अलग है, एग्रीकल्चर की अलग है। तो लोकसभा के अंडर 16 समिति, ये सवाल पूछ सकता है। राज्यसभा के अंडर 8 समिति, मतलब टोटल कितनी हो गई? 24। कौन सी किसकी है आप देख सकते हो नीचे। फिर है कि भारतीय संसदीय समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है, यह कथन सही। भारतीय संसदीय समिति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? यह सवाल क्या है कि विलोपित हो गया था, तो आपको मैं इसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि विलोपित हो गया तो सवाल तो सेम आएगा नहीं। पता रहना चाहिए कि पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या है। ये 1949 में बना था, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा।
तो पहली चीज़ जो है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप 1949 में बना है। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। इसमें कौन कौन रहते हैं? एक तो उस समय जो एमपी हैं, मतलब सांसद हैं, वो रहेंगे। दूसरा कौन है? जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मतलब जो पहले संसद सदस्य थे वो रहेंगे। और लाइफ टाइम मेंबर बन सकते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर अच्छे से नहीं दिखेगा तो मैं इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे। और इनका वही है कि अपना एक मेंबरशिप बना लिए हैं और एक एसोसिएशन बना लिए कि भाई हम पहले सांसद थे, हमको कोई दिक्कत होती है तो वहाँ वो ग्रुप में अपना शिकायत करते हैं। अगला सवाल है कि निम्न केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करो। देखो ये सब सवाल ना पिछले साल भी आया है, अगले साल भी आएगा, ऐसा आता है, आपको याद रखना पड़ेगा। लक्षद्वीप कब बना है? तो लक्षद्वीप बना है 1956 में। उसके बाद क्या बना? दादर नागर हवेली 1961 में। उसके अगले साल क्या बना? दमन और दीव 1962 में। और 1966 में बनता है चंडीगढ़। 1966 में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा तीनों बनते हैं। तो इनमें क्या रहता है ना कि आपको एक चीज़ भी पता है ना तो आप सवाल बना लोगे। किसी एक का भी डेट पता है तो आप बना लोगे। तो कोशिश करिए सबकी याद रहे आपको। मैं इसलिए आपको एक वो भी ले आया हूँ कि आपको पता रहे कि कौन सा स्टेट कब बना है और पहले किसका पार्ट था। जैसे आंध्र प्रदेश 1953 में बना है, मद्रास का पार्ट था। गुजरात 60 में बना है, बॉम्बे का पार्ट था। महाराष्ट्र 60 में बना है, बॉम्बे से दोनों गुजरात और महाराष्ट्र निकले। केरल 56 में बना है, नागालैंड 63 में बना है, हरियाणा 66 में बना है, कर्नाटक 56 में बना है, हिमाचल 71 में बना है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 72 में बने हैं, सिक्किम 75 में बना है। उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल और गोवा 87 में बने हैं। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड 2000 में बने। तेलंगाना 2014 में बना है। तो ये पता रहना चाहिए। ये जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं ये भी देख लीजिए। अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है 1956 में बना है। चंडीगढ़ 66 में बना है। अभी ये जो दादर नागर हवेली है ना वो दो इकाई में जुड़ गए हैं। तो ये 26 जनवरी 2020 को अगर ऐसा आया ना दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो आपको बताना है कि 2020 में बना है। इसलिए इसको मैं लेके आया आपके सामने। दिल्ली 56 में बना है। जम्मू कश्मीर की भी डेट आपको याद रहना चाहिए, 31 अक्टूबर 2019, 31, इसमें ना सीधा डेट भी आएगा 2019। ये 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी तो फिर भी याद रहेगी, 31 अक्टूबर भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों। लक्षद्वीप 1 नवंबर 56, पांडिचेरी 1 नवंबर 54। इसके बाद अगला सवाल है कि स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से कथन सही है। पहला कथन है कि प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान द्वारा चुने जाते हैं, 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, बिल्कुल गलत है। क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। तीसरा है कि असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, सही बात। जैसे भारतीय क्या होता है कि भारतीय संसद अगर कोई कानून बनाती है ना तो उसको राज्यपाल देख सकता है कि ये यहाँ लागू करें कि नहीं करें। अब देखिए भारत के संविधान में ना 2 अनुसूची ट्राइबल से रिलेटेड, एक है 5वीं अनुसूची और एक है 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं और बाकी जितने राज्य हैं वो किस में हैं? 5वीं अनुसूची में। अब देखो मैं ऐसा याद किया था एटीएम करके, लेकिन एम से बहुत सारे राज्य हैं, टी से बहुत सारे राज्य हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ए से है असम, टी से है त्रिपुरा, फिर मिजोरम है और मेघालय। अगर आपको वो याद है ना, अगर क्या बोलेंगे भारत का नक्शा, तो थोड़ा और आप याद रख सकते हो। इसमें क्या है कि ये जो 6वां शेड्यूल था वो बारदोलोई कमेटी जो है उनके रिकमेंडेशन से बना था और ये जो है लिमिटेड ऑटोनॉमी देती है, मतलब उनका जो राइट्स है, अधिकार है, जो उनके संस्कृति है, जो उनकी इथनिसिटी है, उसको वो कंजर्व कर सकें।
इसके बाद क्या है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है क्या। तो पहली चीज़ तो आपसे यही फंसा देगा कि कहाँ कहाँ है। तो आप समझ लो कि ये जो 4 राज्य हैं ना, केवल यही हो सकती है। मतलब 6वीं अनुसूची के जो 4 राज्य हैं, केवल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल केवल यही हो सकती है। दूसरा है कि इसमें 30 सदस्य होते हैं। अगली चीज़ है कि 5 साल के लिए होते हैं। और वो जो आपको फंसाया था ना, 26 सदस्य जो है चुने जाते हैं, और 26 बाकी बच कितने गए, 4 जो सदस्य हैं उसको राज्यपाल नॉमिनेट करता है। वहाँ क्या लिख दिया था, 24 और 6, तो कंफ्यूज हो जाओगे। फंक्शन यही सब है कि लैंड का, फॉरेस्ट का, ट्रेडिशनल जो आपका चीफ है उनको बनाना, ये सब आपका लिखा हुआ है। अगला सवाल है कि वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आयोग में कम से कम एक सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। देखो हाई कोर्ट सही बात है, सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा है। आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संतानम थे, ये भी गलत बात है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक। अब आप आयोग के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो पहली चीज़ तो यही है कि अनुच्छेद पूछता है, अनुच्छेद 280 के तहत बना है। बनाता कौन है, तो किसी भी चीज़ को जनरली राष्ट्रपति बनाते हैं। फाइनेंस कमीशन हर 5वें साल बनाते हैं या जब भी उनको लगता है। इसका एक चेयरमैन होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। कितना इनका ड्यूरेशन है, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में लिखा होता है, और मेंबर फिर से रिअपॉइंटमेंट हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो ये सब आपका नीचे लिखा है। मतलब संसद बनाती है। चेयरमैन के लिए है कि वो पब्लिक अफेयर का जानकार हो। बाकी 4 सदस्य के लिए है कि एक तो एक हाई कोर्ट का जज हो या वो बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा फाइनेंस और अकाउंट का जानकार हो। तीसरा फाइनेंशियल मैटर का जानकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन का। और चौथा जिसको इकोनॉमिक्स का जानकारी हो। और वही अनसाउंड माइंड, ये सब अगर इन में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। दूसरी चीज़ वही जो आपसे संथानम बोल रहा था ना, फाइनेंस कमीशन पहले के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, 1951 में बने थे। दूसरे के अध्यक्ष थे के संथानम, जो 56 में बना था। अब आप ये आगे दे जाइए, ये आखिरी के 4-5 याद रख सकते हो कि 12वें के सी रंगराजन थे, 13वें के विजय केलकर थे, 14वें के वाई वी रेड्डी थे, और 15वें के अभी जो है वो एन के सिंह है। एक चीज़ और मैं बता दिया कि कैसे कैसे फाइनेंस को बांटते हैं 14वें और 15वें में। तो जैसे एरिया, ये भी 15% दिए, ये भी 15% दिए। अगर घुसने को हुआ, पीएससी का मन किया कि हम घुसते हैं, फॉरेस्ट और इकोलॉजी को ये 7.5% दिए 14th वाले, 15th वाले 10% दिए। इसके अलावा पॉपुलेशन को ये 27.5% दिए, ये किस दिए 15%। तो ये आपको समझना है कि किसको कितना भाग दिया जा रहा है। और डिविजिबल पूल जो है ये आप चित्र से देख के समझ सकते हैं। ये क्या है, 50% ये इनकम डिस्टेंस को दिए, 45% दिए। इनकम डिस्टेंस मतलब कितनी गरीबी है। ये 12.5% ना डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को दिए, मतलब कि आप डेमोग्राफी पे अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको ज़्यादा लोन मिलेगा। देखो ये एक्स्ट्रा जुड़ा है, ये जो टैक्स इफर्ट है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से देख लेना इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। ये जो टैक्स इफर्ट है ना, ये नया जुड़ा है जो 15वें, मतलब टैक्स के लिए कोई अच्छा काम करता है तो उसको मिलेगा ये वाला। और ये भी नया जुड़ा है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। तो पूछ सकता है कि 15वें वित्त आयोग ने ऐसे कौन से नई चीज जोड़े, तो आप बताओगे कि टैक्स इफर्ट जोड़ा है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जोड़ा है। ये 42% तो राज्यों को बोला, ये थोड़ा सा 41, लेकिन अभी इसमें JNK का थोड़ा सा वो चल रहा है। अगला सवाल ये था कि कौन सा मेल सही नहीं है। सेंट्रल रेलवे मुंबई सही है, वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट सही है, नॉर्थ फ्रंटियर ये गलत है, साउथ ईस्टर्न गोल्डन रीच कोलकाता सही है। और आपको ये पूरी लिस्ट है कि कौन सा रेलवे कहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है। जो भी जोन है ना अपने 17, जैसे नॉर्थर्न का दिल्ली है, नॉर्थ ईस्टर्न का गोरखपुर है,
देखो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न दोनों का कोलकाता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि किसका मुख्यालय क्या है और कहाँ है। अब एक बार वैसे आ चुका है तो शायद ही आए, जैसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है उसका गुवाहाटी है। 16वां सवाल है, ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन से कथन सही है। ये सवाल क्या है, इसको विलोपित कर दिया था पीएससी, और ओलंपिक क्योंकि उस समय हुआ था तो उस समय चर्चा में था, अभी ये आने की संभावना कम है। आपको बस ओलंपिक का थोड़ा सा इतिहास पता होना चाहिए। जैसे 2000 में हमारे को ब्रोंज मेडल मिला कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा। ब्रोंज मतलब एक होता है गोल्ड मेडल जिसको स्वर्ण पदक बोलते हैं, एक होता है सिल्वर मेडल जिसको रजत पदक बोलते हैं, और एक होता है कांस्य पदक जिसको ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं, थर्ड रैंक जो होता है। 2004 में सिल्वर राज्यवर्धन सिंह राठौर को मिला। 2008 में गोल्ड अभिनव बिंद्रा जीते। उसके बाद फिर अगर 2012 में हम आए तो सिल्वर विजय कुमार और सुशील कुमार, ब्रॉन्ज गगन नारंग, योगेश्वर दत्त, मैरी कॉम और साइना नेहवाल। 2016 में क्या हुआ, सिल्वर पीवी सिंधु, ब्रोंज साक्षी मलिक। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अभी जो है 2020 में गोल्ड नीरज चोपड़ा, सिल्वर मीराबाई चानू और रवि कुमार दाहिया, ब्रोंज पीवी सिंधु, लवलीना बुरगोन, फील्ड हॉकी टीम जो हॉकी जीती, और बजरंग पुनिया। तो ये हमारा अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन था, ये हमको पता रहना चाहिए। सवाल ये भी आ सकता है कि कौन कितना जीता करके। एक सवाल आपका उस पे भी आया है, हाँ। निम्न टेनिस टूर्नामेंट को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के कालक्रम में सजाएं। मतलब पहले कौन सा हुआ, फिर दूसरे में कौन सा हुआ, तीसरे में कौन सा हुआ, चौथे में। ये 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, इसको हमको जमाना है कि पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ। सेम तो अब सवाल आएगा नहीं। एक ये पूछ सकता है कि एक तो शुरू होने का क्रम हो गया, दूसरा क्रम क्या होता है शुरू होने का। अगर आपको समझना है तो सीधा सीधा ये समझिए कि विम्बलडन जो है 1877 में चालू हुआ, सबसे पहले विम्बलडन हुआ, फिर यूएस 1881 में, फिर फ्रेंच 1891 में, और ऑस्ट्रेलियन 1905 में। ये तो वो क्रम हो गया कि विम्बलडन, यूएस, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन। दूसरा ना आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्रम होने का साल में, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, हम लोग जो याद करते थे, ए पहले आता है, फिर एफ आता है, फिर विम्बलडन आता है। और यूएस को ना यू नहीं लिखता था मैं, यू लिखता था, वाई से यू। यू मतलब समझ रहे कि वाई ओ यू जो होता है ना, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बलडन और यूएस। तो ये अलग अलग इनका डेट है। अगर आपको ये समझना है तो सरफेस इसका हार्ड होता है ऑस्ट्रेलियन का, ये भी पूछ सकता है। फ्रेंच में क्ले होता है, विम्बलडन में ग्रास होता है अगर आप मैच देखे होंगे, और यूएस का भी हार्ड होता है। जीतने वाले कौन है, तो 3 का तो जोकोविच ही जीते, विम्बलडन का कार्लोस एल्काराज जीते। महिला का भी देख लीजिए, आर्यान सबलेंका, दूसरे का ईका स्वाइटेक, इसका मार्केटा, और इसका कोको गॉफ यूएस ओपन। तो ये पूछ सकता है आपसे कि कौन किसको जीता है। जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है, सवाल पूछा है। इसका पहला है कि इसका फुल फॉर्म जीएनयूज नॉट यूनिक्स है, सही बात है। दूसरा है इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी, ये भी सही बात है। तीसरा है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी सही बात है। ये यूनिक्स के साथ कंपेटेबल नहीं है, ये गलत बात है। कुछ लोग नॉट यूनिक्स पढ़े होंगे ना तो बोलेंगे भाई ये तो नहीं, तो ये गलत है। अगला सवाल है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या है। ये ना एक साइबर अटैक है जिससे आपके कंप्यूटर में वो भेज देते हैं और उससे फिर आपका क्या बोलते हैं चोरी करते हैं डाटा। अगला है नाविक का फुल फॉर्म क्या है। तो नाविक जो है अपनी सैटेलाइट है उसका नाम है नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टेलेशन, तो ये आपका फुल फॉर्म है। अगला है कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो वेव के बारे में क्या गलत है। तो पहली चीज गलत है, मतलब इसका सही क्या है कि इसमें आयाम और कला नहीं बदलती, इसका आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रांग ने किया,
और इसकी बैंडविड्थ आयाम मॉड्यूलेशन से ज़्यादा होती है। ये तीनों चीज़ सही है। और ये जो पहला सेंटेंस है कि AM से कम होती है इसकी आयाम, AM से अधिक होती है, इसलिए मैं आपको लिख भी दिया हूँ। देखिए अलग अलग है। ये आपका फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज, 30 किलो हर्ट्ज, 3 मेगा हर्ट्ज। ये लो फ्रीक्वेंसी है, फिर लो है, मीडियम है, हाई है। तो यहाँ आपका अलग अलग आ रहा है। जैसे AM रेडियो यहाँ पे मीडियम फ्रीक्वेंसी में, FM रेडियो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में, फिर वेरी अल्ट्रा वेरी हाई में TV आ जाता है, वायरलेस इंटरनेट सुपर हाई में आ जाता है। और थोड़ा सा ऊपर, सॉरी, मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए क्रम में कि आपका AM रेडियो है, फिर CB रेडियो है, फिर FM रेडियो है, फिर TV मोबाइल है, फिर वायरलेस इंटरनेट है, फिर रेडियो एस्ट्रोनॉमी है। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है, तो ये पता रहना चाहिए आपको। चंद्रयान 2 के अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है? इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी थी, क्योंकि उसी समय इसका वो चल रहा था, चालू हुआ था, सही बात है। इसके रोवर का नाम प्रज्ञान था, लैंडर का नाम विक्रम था। हाँ, इसमें भेजे गए रोवर का नाम प्रज्ञान था, सही बात है। इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव के अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया था, बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए फेमस है क्योंकि इसके लिए दक्षिणी ध्रुव को हम लोग टारगेट किए थे, साउथ पोल, क्योंकि वहां अभी तक कोई गया नहीं था, तो हम बोले वहां जाना है। विक्रम लैंडर का इस्तेमाल किया गया था, सही बात है। इसी का लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, इसीलिए हम चंद्रयान 3 छोड़ रहे हैं। इसके बारे में अगर आपको चंद्रयान 2 के बारे में जानना है तो इसका कास्ट आपका है, लॉन्च डेट 2019 में थी, और ये अलग अलग लैंडर विक्रम है, रोवर प्रज्ञान है, अलग अलग आपको दिया है। अगला सवाल है, ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, आप लोग भी कोविशील्ड लगवाए होंगे। कितनी डोज होती है? तो 0.5 ml होता है एक उसमें। तो ये सीधा सा सवाल है, अब वो लग चुकी है तो अब वो आएगा नहीं। कौन सा सही है? गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, सही बात है। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, ये भी सही बात है। उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक अंग्रेजी पुस्तक लिखी, ये भी सही बात है। और ऐसा सवाल अटेंड नहीं करना है, ये भी सही बात है। तो वैसे सवाल में ना आपको रिस्क नहीं लेना है। ये ना कोई गुलाम रसूल को ही पता होगा, गुलाम रसूल गलवान को, कि भाई ये मैं किया हूँ, बाकी किसी को नहीं पता होगा। और बाकी अगर किसी को ये पता है तो उसको कुछ और नहीं पता होगा। तो ऐसे सवाल में परेशान नहीं होना, ऐसा सवाल आएगा, देखना है, मुस्कुराना है कि भाई इसमें कई लोग फंसेंगे, परेशान होंगे कि मेरे से नहीं बन रहा है, और आगे बढ़ जाना है। क्योंकि आपको पता है ना कि कट ऑफ इस बार की भी देखोगे तो 88 करीब है, मतलब 100 में 44 सवाल भी कोई सही कर दिया तो निकाल लिया। गुलाम रसूल कौन बनाएगा भाई। अगला है कि भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसे कहाँ विकसित किया जाएगा? लोथल इसीलिए उस समय फेमस था, सिंधु घाटी का स्थल भी है। समुद्री विरासत आप पढ़े के समझ में आ जाएगा ना कि विरासत तो लोथल ही होगी, उस समय का सिंधु घाटी के समय का ये डॉकयार्ड था, तो इसीलिए लोथल के नाम पे सहमति बनी। देखिए सवाल पूरे करने थे, लेकिन वही है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा, इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। 25 सवाल हमारे हो गए। आप अभी तक अगर बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग का भी उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि अब वही है, समय निकाल के खुद पढ़ाते हैं, फिर आप लोग को भी पढ़ाना, तो समय निकालना पड़ता है। ऐसा करते हो तो फिर उत्साह बनता है। कोई कमेंट लिख देता है ना कि सर ये भी पढ़ाओ, तो लगता है यार पढ़ा देते हैं, बच्चा चाह रहा है तो करेंगे तो अच्छा लगता है, और कुछ नहीं है, कुछ मिलना जाना है नहीं। तो आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दूसरी चीज़ ये कि इसका जो, क्योंकि हो सकता है थोड़ा क्वालिटी में दिक्कत आई हो, तो इसका जो PDF है वो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल, आपको लिंक में मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि करेंट का वीडियो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने की। इकोनॉमिक सर्वे बजट से भी सवाल आते हैं, वो भी हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा अब हम लोग जो ये प्रीवियस ईयर सवाल हैं, कुछ लोग फ़ोन में बोले कि भाई टॉपिक वाइज बना देंगे, हिस्ट्री का अलग बना दे, पॉलिटी का अलग बना दे, तो वो और अच्छा आसान हो जाएगा। तो मैं वही करूँगा कि अलग अलग टॉपिक वाइज बनाने की कोशिश करूँगा।
फिर वही आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।